जय हिंद दोस्तों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला की ऑनलाइन क्लास में। साथियों, आज की क्लास फिजिकल ज्योग्राफी से रहेगी, जिसमें हम अक्षांश लैटिट्यूड तथा देशांतर लॉन्गिट्यूड को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। साथियों, इससे पहले की क्लास में हम पृथ्वी के आकार, पृथ्वी का अक्ष, प्रदीप्ति का व्रत, पृथ्वी की गतियाँ जैसे परिभ्रमण और परिक्रमण तथा परिभ्रमण और परिक्रमण के प्रभाव को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर चुके हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अक्षांश के बारे में जान लेते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं वो हम इस स्लाइड के पहले चित्र में देखेंगे। अक्षांश रेखाएं साथियों आपको दिख रही हैं, इस वाले चित्र में अक्षांश रेखाएं और दूसरे में देशांतर रेखाएं। तो अंतर आपको पता होगा, पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और ये सारी रेखाएं काल्पनिक होती हैं। तो बिल्कुल पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं हम विषुवत रेखा। ठीक है साथियों, विषुवत रेखा, और इसका एक नाम और है भूमध्य रेखा, और इसको इंग्लिश में हम इक्वेटर भी कहते हैं साथियों। तो जो विषुवत रेखा होती है, इस विषुवत रेखा पे एक हम सेंटर मान लेते हैं, इसका केंद्र, और उसके बाद हम जैसे कोई कोण बनाते हैं किसी भी स्थान का। जैसे मैंने सबसे ऊपर के स्थान का कोण बनाया, तो इस तल के सापेक्ष, विषुवत रेखा के सापेक्ष ये कोण कितने का होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। तो इस अक्षांश का नाम हो जाएगा ऊपर वाले का 90 डिग्री। अब हम अगर यहाँ बना रहे हैं और सपोज दैट ये 15 डिग्री का है तो इसका नाम हो जाएगा 15 डिग्री। ये 30 का है तो यहाँ 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 तो 60 हो जाएगा। और यही अक्षांश इधर भी बनेंगे, ये 15 बन जाएगा, ऊपर 30, 45, 60 और ऐसे करके आगे बनते चले जाएंगे। अब 15 वाले को 15 से मिला दिया जाए, अगर एक रेखा खींच दी जाए तो ये बन गया हमारा इन दोनों स्थानों का। मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ये स्थान और ये स्थान। अगर यहाँ दोनों अक्षांशों को एक रेखा बना के काल्पनिक रेखा के से जोड़ दिया जाए तो यही हो जाती है हमारी अक्षांश रेखा। ठीक है साथियों, तो अक्षांश रेखा क्या होती हैं? विषुवत रेखा के सापेक्ष किसी भी स्थान की जो कोणीय स्थिति होती है उसी को हम अक्षांश कहते हैं। ठीक है साथियों, अब अक्षांश रेखाओं को विस्तृत हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। अब थोड़ा सा देशांतर रेखा को समझ लेते हैं। तो देशांतर रेखा अक्षांश रेखाओं के विपरीत होती हैं। अक्षांश रेखाएं लेटी हुई होती हैं पृथ्वी पर और देशांतर रेखाएं खड़ी हुई होती हैं, और ये भी एक काल्पनिक रेखा होती हैं। ठीक है साथियों, आपको यहाँ खड़ी हुई रेखा दिख रही हैं, ये जो खड़ी हुई रेखा हैं ये होती हैं हमारी देशांतर रेखा, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है साथियों, अब देशांतर रेखाएं क्या होती हैं तो ये भी हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। ठीक है, अक्षांश या लैटिट्यूड। अब सबसे पहले आप चित्र को समझिए। अब चित्र में ये जगह हमने केंद्र बना लिया, और केंद्र से जब एक सीधी लाइन हम लेटी हुई खींच लेते हैं तो ये हो जाता है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इसे कहते हैं विषुवत रेखा। अब अगर हम इससे अक्षांश से इस रेखा के सापेक्ष यहाँ पे एक कोण बनाते हैं, और सपोज दैट ये 15 डिग्री का कोण बनता है और इधर भी 15 का बनेगा, दोनों साइड बनता है कोण। तो ये वाला जो अक्षांश होगा, अगर हम ये रेखा खींच दें, मैं दूसरे कलर से खींच देता हूँ साथियों जिससे आपको पता चलता है। अब हमने 15 से 15 को मिला दिया, तो इसका मतलब ये कौन सी अक्षांश रेखा बन गई? ये 15 डिग्री अक्षांश रेखा बन गई। तो ये अक्षांश रेखा क्या होती है अब आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का अक्षांश उस स्थान की विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी को दर्शाता है। यानी कि विषुवत रेखीय तल से किसी भी स्थान पर जो भी कोण बनता है हम उसी को अक्षांश का नाम दे देते हैं। 15 अंश का कोण बना तो 15 डिग्री अक्षांश, 30 अंश का कोण बन रहा है तो 30 डिग्री अक्षांश। अब साथियों दूसरे चित्र में आधे भाग में यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के ऊपर हमेशा ध्यान रखेंगे, मैप में हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए ये 4 हमारी प्रमुख दिशाएं हैं, तो इन दिशाओं को हम हमेशा ही ऐसे समझेंगे। ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, राइट साइड में होता है ईस्ट,
और लेफ्ट में होता है वेस्ट। ठीक है साथियों, यानी कि दक्षिण ये होता है पूर्व, ये होता है उत्तर और ये होता है पश्चिम। ऐसे करके हमारी दिशाओं का निर्धारण रहेगा। तो जब यहाँ हमने एक लाइन खींच दी, ये विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा से जो ऊपर का भाग है ये हो जाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे का हो जाता है साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध। इतना समझ में आ गया होगा। अब जो भी अक्षांश बनेंगे, अब अक्षांश कितने बनेंगे, तो साथियों जब हम इसको देखते हैं तो अक्षांश 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लास्ट में जो ऊपर होता है सबसे, ये होता है 90 डिग्री अक्षांश। तो हमें पता है विषुवत रेखा के बाद उत्तर में 90 अक्षांश बनते हैं, और ऐसे ही दक्षिण में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नीचे आएंगे तो बिल्कुल जो साउथ पोल होगा वहाँ भी 90 डिग्री अक्षांश होगा। तो नीचे भी कितने बनेंगे, 90 डिग्री अक्षांश। अब हमारे टोटल अक्षांश कितने हो गए, तो साथियों 90 हो गए नॉर्थ के, प्लस 90 हो गए साउथ के, ठीक है, प्लस एक हो गया 0 डिग्री अक्षांश। तो टोटल जो हमारे अक्षांश होते हैं, जो डिग्रियां होती हैं, वो होती हैं 181 डिग्री। ये अक्षांश होते हैं हमारे, इतना ध्यान रखना। अब इन अक्षांशों को अगर हम बारीकी से देखें, ध्यान से देखें, तो जो अक्षांश हमारा यहाँ 90 डिग्री पे बन रहा था ऊपर, यहाँ दूसरे वाले चित्र में देखना ये 90 डिग्री वाला, और नीचे भी 90 पे बन रहा था, यहाँ पे अक्षांश रेखा नहीं बन पाती, केवल बिंदु होते हैं। तो जो 90 डिग्री का होता है ऊपर और नीचे, वो केवल बिंदु होता है, इसका मतलब रेखा नहीं होती। ठीक है साथियों, ये क्या होता है, केवल बिंदु। अब इन दोनों अक्षांशों को छोड़कर 0 से लेके 89 ऊपर और 89 नीचे, ये क्या होते हैं, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। और अक्षांश रेखाएं क्या बनाती हैं, पूरा वृत्त बनाती हैं, पूरा सर्कल बनाती हैं, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर होती हैं ये। ठीक है, जैसे ये 15 डिग्री अक्षांश है, 15 नहीं, आप दूसरा वाला देख लीजिए, चलो 15 ही बता देता हूँ। 15 डिग्री अक्षांश को जब आप देखेंगे तो ऐसे ये जाएगा और दो पीछे से घूम के दोबारा से 15 डिग्री पे ही मिल रहा होगा। ठीक है, तो जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूरा वृत्त बनाती हैं, बस दो अक्षांश नहीं बनाते, 90 डिग्री उत्तर वाला नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। ये जो पोल होते हैं ना, ध्रुव होते हैं, ये वाले अक्षांश सर्कल नहीं बनाते, रेखा नहीं बनाते, ये केवल बिंदु के रूप में होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश होते हैं, तो 181 मानक अक्षांश डिग्रियां होती हैं। लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो हमने देख लिया दो नहीं होते, तो 179, ठीक है, 179 क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं, पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, आप देख रहे हैं पैरेलल हैं, सब एक दूसरे के बराबर दूरी पे हैं। ठीक है, तो सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, और दो अक्षांशों के बीच में ये दूरी भी आपको याद रखनी है, कितनी दूरी होती है, तो 111 किलोमीटर लगभग। ठीक है, तो लगभग 111 किलोमीटर की दूरी प्रत्येक अक्षांश के बीच में होती है। ठीक है साथियों, ये हमने सीखा कुछ अक्षांश के बारे में महत्वपूर्ण। अब अक्षांश में क्या ज्ञान कराएंगे, अक्षांश में जलवायु के बारे में बताते हैं। ठीक है साथियों, जलवायु, मौसम दशाओं के बारे में, जलवायु के बारे में, किस क्षेत्र की जलवायु कैसी है। अब ये कैसे जलवायु का निर्धारण करते हैं, तो ये हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। अब जल्दी से इस स्लाइड को एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, पृथ्वी के किसी भी स्थान का अक्षांश विषुवत रेखीय तल से कोणीय दूरी को दर्शाता है, यानी कि कोणीय दूरी होती है विषुवत रेखीय तल से। पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने होते हैं साथियों, 181 मानक अक्षांश डिग्रियां होती हैं, जिसमें 90 दक्षिणी गोलार्ध की और 90 उत्तरी गोलार्ध की, और एक होती है विषुवत रेखा। ठीक है, अब अक्षांश रेखाओं की बात करें तो अक्षांश रेखाएं होती हैं 179, यानी कि जो 90 डिग्री उत्तर वाला अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिण वाला अक्षांश, ये दोनों केवल बिंदु के रूप में होते हैं, रेखा के रूप में नहीं होते। तो कुल मिला के 179 अक्षांश रेखाएं होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं। सारे अक्षांश रेखाएं समानांतर होते हैं, बराबर दूरी पर होते हैं, और दो अक्षांशों के बीच में लगभग 111 किलोमीटर की दूरी होती है। अक्षांश में क्या बताते हैं, तो अक्षांश में जलवायु के बारे में बताते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं और हम निम्न, मध्य और उच्च अक्षांश के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों आपको पता है
कि कितने अक्षांश होते हैं हमारे, 90 अक्षांश नॉर्थ में होते हैं और 90 ही अक्षांश साउथ में होते हैं। तो 90 अक्षांश को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैसे? एक बांट सकते हैं साथियों 0 से 30, 30 के उसमें बांट सकते हैं, दूसरा 30 से 60 और तीसरा 60 से 90। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 0 से 30। ये 0 हो गया साथियों, ये यहाँ तक हो गया 30, ये वाला जो हिस्सा है और नीचे भी ये, ठीक है, 0 से 30 वाला, ये हमारा निम्न अक्षांश, ये विषुवत रेखा के नज़दीक है, सबसे पास में है, इनको हम निम्न अक्षांश कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो ऊपर है उनको मध्य अक्षांश कहेंगे, यानी कि 30 से 60 तक। यहाँ मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ग्रीन। तो 30 से लेकर जो 60 तक है ना, ये वाला, ऊपर भी नीचे भी, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में दोनों, इन अक्षांशों को कहते हैं हम मध्य अक्षांश। ठीक है, ये हो गए मध्य अक्षांश। अब 60 से लेकर 90, ये ऊपर वाला जो अक्षांश है 60 से 90, इसको हम कहते हैं उच्च अक्षांश। ठीक है साथियों, ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बहुत ही, यानी कि 90 अक्षांश होते हैं, उसे 3 कैटेगरी में 30-30 के हिसाब से डिवाइड किया गया है। पहले 30 अक्षांश निम्न अक्षांश, उनसे ऊपर वाले मध्य अक्षांश और उससे ऊपर 60 से 90 वाले उच्च अक्षांश। तो विषुवत रेखा को ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता है। जब हम विषुवत रेखा ध्रुवों की तरफ जाए, उत्तर में जाएं या दक्षिण में जाएं, तो तापमान क्या होता है? कम होता है। क्यों? सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है साथियों, तो 0 से 30 डिग्री तक कौन सा अक्षांश होता है? निम्न अक्षांश। 30 से 60 डिग्री तक मध्य अक्षांश और 60 से 90 तक होता है उच्च अक्षांश। ठीक है साथियों, अब हमने निम्न, मध्य और उच्च अक्षांशों को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में। कौन कौन से अक्षांश बहुत महत्वपूर्ण होते हैं? महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। अब कुछ महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स को समझ लेते हैं। तो साथियों, सबसे पहले उस लैटिट्यूड को देखेंगे जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो वो है 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को बिल्कुल 2 हिस्सों में बांट देता है, बिल्कुल बीचों बीच होता है। तो 0 डिग्री अक्षांश, इसका नाम होता है विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा, और इसका दूसरा नाम होता है भूमध्य रेखा। अब इसके ऊपर कौन सा हेमिस्फीयर होता है? तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और नीचे साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमें नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर का पता चल गया। अब देखते हैं साथियों, जब हम उत्तर में जाएंगे तो वहाँ एक लैटिट्यूड होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री, उस रेखा का नाम होता है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। और अगर हम साउथ में जाएंगे विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री, तो उस रेखा का एक नाम है मकर रेखा। अब साथियों, अगर हम उत्तर में जाएंगे 66.5 को देखेंगे, 66.5 डिग्री अक्षांश को, तो यहाँ होता है आर्कटिक व्रत। ठीक है, आर्कटिक व्रत। और अगर हम दक्षिण के 66.5 को देखेंगे तो यहाँ होता है अंटार्कटिक व्रत। ठीक है, अंटार्कटिक व्रत। तो हमें पता चल गया ये कुछ प्रमुख लैटिट्यूड्स हैं। सबसे पहले विषुवत रेखा, फिर कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, 23 डिग्री साउथ ये होता है मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ ये होता है आर्कटिक व्रत, और 66.5 डिग्री साउथ ये होता है अंटार्कटिक व्रत। ये हमें पता चल गया कि ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। अब इनको एक एक करके समझेंगे। अब मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ आपको कि ये मान लीजिए क्या है, ये सन है। ठीक है, तो जो सन की स्थिति है साथियों, वो कहाँ ज़्यादा बनी रहती है? तो वो 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण, दोनों गोलार्धों में 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे तक बनी रहती है। इसका मतलब है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही सन मूव करता रहता है। ठीक है साथियों, तो हमें पता चल गया कि ये भाग कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। इसके ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सूरज है उसकी किरणें तिरछी पड़ती चली जाती हैं, और सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें तिरछी कहाँ पड़ती हैं? ध्रुवों पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा तिरछी तो कहाँ पड़ती हैं? ध्रुवों पर पड़ती हैं। तो इसका मतलब है कि ध्रुवों पर सबसे ठंडा मौसम पाया जाता है। ये चीज़ आप इस चित्र से समझ गए। ठीक है, अब हम अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे विषुवत रेखा को।
तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, हम एक एक करके सारे लैटिट्यूड्स जिनके बारे में हमने चित्र में समझा है अब आगे उनको पढ़ेंगे कि इनका क्या प्रभाव होता है, देख लेते हैं। तो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, ये ऊपर है साथियों हमारे यहाँ नॉर्थ पोल और नीचे है साउथ पोल, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब हम इसे कैसे समझेंगे, ऊपर हो गया नॉर्थ पोल, नीचे हो गया साउथ पोल, और पृथ्वी को बांटना है दोनों से बराबर दूरी पे, तो वो रेखा कौन सी होगी, बिल्कुल बीचों बीच में होगी, उसके कहते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है साथियों। और अगर अक्षांश की बात करें, कौन सा अक्षांश है, तो इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें पूरे वर्ष लगभग लंबवत पड़ती रहती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो गर्मी होती है विश्व में वो कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूँ भूमध्य रेखा पर पूरे वर्ष गर्मी पड़ती रहती है, इसका मतलब है यहाँ पे शीत ऋतु का अभाव रहता है, यहाँ ठंडी ऋतु तो आएगी नहीं, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पूरे वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं, ठीक है साथियों। अब हम इस स्लाइड को जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा किसे कहते हैं, जब हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से समान दूरी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा खींचेंगे जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट दे, तो उसी काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका एक नाम है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। और भूमध्य रेखा पर जो सूर्य की किरणें हैं लगभग पूरे वर्ष लंबवत पड़ती हैं, ठीक है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं और अब भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यातप, सूर्यातप का मतलब होता है सूरज की किरणें प्राप्त होती हैं, जिसके कारण जो तापमान है हमेशा उच्च बना रहता है। अब जब तापमान हमेशा उच्च बना रहेगा तो वहाँ शीत ऋतु नहीं आएगी, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होती है। जैसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में रहते हैं इंडिया के अंदर, तो यहाँ कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रातें बड़ी होती हैं, ये सब चलता रहता है। लेकिन भूमध्य रेखा पर ऐसा नहीं होता, वहाँ दिन और रात की जो अवधि होती है वो लगभग बराबर होती है, और वो भी पूरे वर्ष। भूमध्य रेखा पर शीत ऋतु का प्राय अभाव पाया जाता है, क्योंकि पूरे वर्ष गर्मी पड़ती है। भूमध्य रेखा एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा एशिया में कुछ द्वीपीय देश है, इंडोनेशिया वगैरह, वहाँ से गुजरती है, यानी कि इंडिया के नीचे से, ठीक है। तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इन 3 महाद्वीपों से गुजरती है। भूमध्य रेखा पर बिल्कुल लंबवत, मैंने बताया था जो किरणें होती हैं वो लगभग लंबवत पड़ती हैं, लेकिन अगर बात करें बिल्कुल लंबवत विषुवत रेखा के ऊपर, तो ऐसा सूर्य वर्ष में 2 बार चमकता है। कब कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है साथियों। और जब सूर्य सीधा विषुवत रेखा पर चमकता है उस स्थिति को हम विषुव कहते हैं, ठीक है। तो एक होता है 21 मार्च, एक होता है 23 सितंबर, सूर्य लंबवत चमकता है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी, साथियों ये एक फैक्ट है, वैसे मैं ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में आपको करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप ये फैक्ट याद कर लें क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में एक नदी है कांगो नदी, और इसका दूसरा नाम है जायरे नदी, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है साथियों। हम इस स्लाइड के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको रिपीट कर लेते हैं। भूमध्य रेखा पर अत्यधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है, जिसके कारण यहाँ पर तापमान हमेशा उच्च बना रहता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर जो दिन और रात हैं उनकी अवधि लगभग बराबर होती है। भूमध्य रेखा पर शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। भूमध्य रेखा एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, इन 3 महाद्वीपों से गुजरती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष में 2 बार सीधे चमकता है, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। अब 21 मार्च को जब सूर्य चमकता है साथियों, तो यहाँ होता है वसंत विषुव, ठीक है, क्योंकि आपको पता होता है गर्मियाँ आने से पहले वसंत आता है और शीत ऋतु आने से पहले शरद, यहाँ होता है शरद विषुव। अफ्रीका में एक नदी है कांगो नदी, जिसका दूसरा नाम है जायरे नदी, और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं साथियों अपना अगला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कर्क रेखा। और कर्क रेखा का क्या इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो कर्क रेखा क्या है,
मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, आपको चित्र में समझा चुका हूँ कि उत्तरी अक्षांश होता है एक विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो अक्षांश है उसी का नाम कर्क रेखा है। तो उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित जो रेखा है उसी को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो ये एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से गुजरती है। कर्क रेखा का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है आपको कि जो मिस्र देश है ना, इजिप्ट, यहाँ एक झील है नासिर। कर्क रेखा मिस्र की नासिर झील से होकर गुजरती है। साथियों, भारत में एक नदी है माही नदी, ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हालांकि जब हम इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज पढ़ेंगे उसमें ये सब क्लियर करेंगे, लेकिन फिर भी आप याद रखें। अब देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा को बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब मकर रेखा क्या है? तो विषुवत रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री का अक्षांश होता है उसे ये मकर रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी मकर रेखा को प्रदर्शित करती है। मकर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो दक्षिणी अमेरिका से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 महाद्वीपों से मकर रेखा गुजरती है। ठीक है साथियों, अब इस स्लाइड को जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तो कर्क रेखा ये क्या है? ये 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश है, उसी को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका और मध्य अमेरिका से गुजरती है। मिस्र की एक झील है नासिर झील, तो नासिर झील से ही कर्क रेखा गुजरती है, ये भी आपको याद रखना है। भारत में एक नदी है माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब देखते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का जो अक्षांश है उसी को हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। ठीक है साथियों, ये आपने समझ लिया। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल। ठीक है साथियों, तो आर्कटिक सर्किल क्या है? तो ये भी एक अक्षांश का नाम है। जब हम विषुवत रेखा से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, उत्तर की तरफ, तो जो 66.5 डिग्री उत्तर अक्षांश होगा या 66.5 डिग्री उत्तर की जो कोणीय दूरी होगी उसी को हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, आर्कटिक वृत्त के क्षेत्र में सूर्य की जो किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, गर्मी नहीं होती, बिल्कुल बहुत अधिक ठंडा होता है। तो ये शीतल जलवायु वाला प्रदेश है। आर्कटिक वृत्त कनाडा की ग्रेट बियर झील से होकर गुजरता है। अब देखते हैं अंटार्कटिक वृत्त। अंटार्कटिक वृत्त क्या होता है? तो विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री का जो अक्षांश होता है दक्षिण वाला, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री का जो अक्षांश है, 66.5 डिग्री की जो कोणीय दूरी है उसी को हम अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। तो विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानी जाती है। अंटार्कटिका का अधिकांश भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे सफ़ेद महाद्वीप भी कहते हैं। रीजन वही है साथियों कि इस क्षेत्र में, अंटार्कटिक वृत्त वाले क्षेत्र में जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी प्राप्त होती हैं। तिरछी प्राप्त होती हैं तो वहाँ पे गर्मी नहीं होती, ठंडा मौसम होता है, और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम होता है ध्रुवों पर। ठीक है, जल्दी से इस स्लाइड को रिपीट कर लेते हैं। आर्कटिक वृत्त, जब हम आर्कटिक वृत्त की बात करें तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसी को हम आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए अत्यधिक शीतल जलवायु पाई जाती है। आर्कटिक वृत्त कनाडा की ग्रेट बियर झील से गुजरता है। अब बात करते हैं अंटार्कटिक वृत्त की। तो साथियों, दक्षिण में 66.5 डिग्री जो कोणीय दूरी होती है उसी को अंटार्कटिक वृत्त के रूप में जानते हैं। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है पूरा, वो अधिकांश उसका भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है, इसलिए उसे सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये हमने साथियों मुख्य या प्रमुख अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लिया है। इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स को हमने पढ़ लिया है। अब हम देशांतर को समझेंगे और देशांतर को पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस चित्र को देखने से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि जब पृथ्वी पर खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ऐसी रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। और साथियों, प्रत्येक देशांतर रेखा यहाँ नॉर्थ, उत्तर से नीचे साउथ की तरफ आती है, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ एक हाफ सर्कल बनाती है। यानी कि जो अक्षांश रेखा थी वो पूरा वृत्त बनाती थी, लेकिन प्रत्येक देशांतर रेखा एक हाफ सर्कल बनाती है, एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। ठीक है, और ये क्या होती है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ खींची हुई पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा होती है। तो देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण तक
पृथ्वी पर खींची हुई काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो हाफ सर्कल बनाती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी रेखा की जो पृथ्वी पर बिल्कुल बीचों बीच में खींची गई है। इस रेखा को हम कहते हैं साथियों प्रधान मध्याह्न रेखा, GMT भी कह देते हैं इसे, और ये लंदन की ग्रीनविच शहर से खींची गई है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। अब देशांतर रेखाओं का उपयोग क्या है, तो ये हमें समय गणना कराती हैं। समय गणना के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं कि देश में, विदेश में, पूरे विश्व में कहाँ का समय कैसा होगा, वो हमें देशांतर रेखाएं बताती है। अब देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो साथियों मैं आपको बता दूं, बात करें टोटल देशांतर की कि कितने डिग्री होती हैं, तो 180 होती हैं पश्चिम में, 180 वेस्ट में, और 180 होती हैं ईस्ट में। किसके, तो GMT के, यानी कि प्राइम मेरिडियन के। 180 पश्चिम में और 180 उत्तर में। तो टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 361, 360 हो गई, प्लस एक होती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो टोटल होती है 361 देशांतर होने चाहिए। तो 361 टोटल देशांतर होते हैं। लेकिन बात करें देशांतर रेखाओं की, तो आप डायग्राम में देख रहे हैं और मेरे ग्रीन कलर को अच्छे से देखेगा। जब हम ऐसे घूम के जाएंगे साथियों यहाँ, तो लास्ट में 180 पहुँच जाता है। जब इधर से पूरब की तरफ भी जो 180 भी लाइन होगी वो इधर घूम के जाएगी। इसका मतलब 180 की जो लाइन है, जब हम इधर से जा रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं, तो ये लाइन एक ही है, इसके ही ऊपर ये वाली लाइन बनती है। तो इसका मतलब है 180 पश्चिम और 180 पूरब, ये दोनों लाइनें एक होती हैं, एक के ऊपर एक होती हैं। तो जो टोटल हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं वो 361 माइनस 1 यानी कि 360 होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि देशांतर कितने होते हैं, देशांतर डिग्रियां कितनी होती है, तो 361 होती हैं, और टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो 360 होती है, ठीक है साथियों। अब आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि दो देशांतर मिलके, ठीक है, दो देशांतर मिलके 180 को पूरा करते हैं। कैसे, कि ये जो 180 आपको दिख रहा है, इधर 180 है, यहाँ से बटाइए 180, ठीक है। पीछे की तरफ दिख रहा है आपको, ये है 180 रेखा, और आगे कौन सी रेखा है, इधर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री प्लस 180 यानी कि टोटल कितना हुआ, ये हुआ 180, यानी कि किन्हीं भी दो देशांतरों का योग 180 होना चाहिए। अब यहाँ की बात करें, यहाँ कौन सी रेखा होगी, तो यहाँ मान लो 1 डिग्री अगर देशांतर रेखा होगी, तो इसके पीछे कौन सी होगी, इसके पीछे 179 होगी। टोटल 180 आएगा, 3 के पीछे 177 होगी, 180 ही वो पूरा करेगी, ठीक है साथियों। 5 के पीछे, जैसे कोई 5 डिग्री देशांतर रेखा है तो उसके पीछे 175 होगी। 100 है तो 100 के पीछे 80 होगी। ऐसे करके देशांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि दो देशांतरों का योग जो पूरा सर्कल बनाते हैं ना, पूरा सर्कल बनाएंगे तो दो देशांतर मिलके बनाते हैं, अकेला नहीं बनाता, और उनका योग कितना होता है, तो 180 होता है, ठीक है साथियों। अब देशांतर रेखाओं को अपनी स्लाइड पर समझ लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड, पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का देशांतर उस स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखीय तल के पूर्व या पश्चिम में कोणीय दूरी को दर्शाता है, ठीक है साथियों। जैसे कि मैं आपको एक डायग्राम बना के बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ठीक है साथियों, और ये हमारा क्या हो गया, प्रधान मध्याह्न वो हो गया। अब ये हो गया इधर ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, ठीक है। अब यहाँ से अगर एक रेखा इधर आई और ये मान लीजिए 15 डिग्री है देशांतर, यहाँ से इस कोण को बना के 15 डिग्री, तो ऊपर भी ऐसे ही होगा, और ये जो पूरी लाइन है ये 15 डिग्री की हो जाएगी, ठीक है साथियों। ऐसे ही इधर भी होगी, और दोनों साइड 180 180 होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे हम अक्षांश रेखाओं में इस प्रकार का तल मान रहे थे ना, लेटा हुआ, उसी टाइप से यहाँ पे हम खड़ी हुई रेखा को, प्रधान मध्याह्न रेखा को मानेंगे मेन, ठीक है साथियों। तो अब जल्दी से समझ लेते हैं। सभी देशांतर अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। कुल 361 मानक देशांतर यानी कि डिग्रियां होती हैं। देशांतर रेखाएं 360 होती हैं, क्योंकि 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही होती है,
देशांतर रेखाओं के बीच जो दूरी होती है तो सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखीय क्षेत्र में होती है, जो लगभग 111 किलोमीटर होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर का उपयोग समय गणना के लिए किया जाता है। आगे हम समय गणना भी सीखेंगे। एक बार इस स्लाइड को जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान का देशांतर उस स्थान की जो प्रधान मध्याह्न रेखीय तल होता है उसके पूर्व या पश्चिम में बस कोणीय दूरी होती है। ठीक है, वही अक्षांश रेखाएं होती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी होती है। ठीक है, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो प्रधान मध्याह्न रेखीय तल के पश्चिम या पूर्व में कोणीय दूरी होती है। आप इतना याद रखें। सभी देशांतर अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। कुल 361 मानक देशांतर डिग्रियां होती हैं, लेकिन रेखाओं की बात करें तो 360 देशांतर रेखाएं होती हैं, क्योंकि 180 पूर्वी और 180 पश्चिमी जो देशांतर रेखा है वो एक ही रेखा होती है। देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि 111 किलोमीटर होती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। देशांतर का उपयोग समय गणना के लिए किया जाता है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब समझ लेते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है। तो साथियों, आपको यहाँ एक रेखा, सबसे पहले डायग्राम में चलते हैं अपने में। यहाँ आपको एक रेखा दिखाई दे रही है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, और ये रेखा कहाँ से जा रही है तो एक यूके की एक जगह है ग्रीनविच। तो ग्रीनविच में एक सम्मेलन हुआ था और वहीं से निर्धारण हुआ था। तो ग्रीनविच से ये रेखा खींची गई है, इसीलिए इसको GMT, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है, और ये यहीं के अनुसार पूरा अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारित होता है। ठीक है साथियों, तो ग्रीनविच कहाँ है? यूके का एक शहर है ग्रीनविच, और जो यहाँ से कौन सी रेखा खींची गई है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। मैं देशांतर और लिख देता हूँ। यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, जिससे समय की गणना होती है। GMT का मतलब क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम, इसका फुल फॉर्म होता है। यूके में ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि GMT माना गया है। यहाँ के स्थानीय समय को ही अंतर्राष्ट्रीय समय घोषित किया गया है, इसलिए इसे ग्रीनविच मीन टाइम या GMT भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहीं के अकॉर्डिंग आगे का समय चलता है। अब समय कैसे चलता है तो आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। पहले इस स्लाइड को एक बार रिपीट कर लेते हैं। ग्रीनविच कहाँ है? तो यूके में ग्रीनविच, यहाँ से एक देशांतर रेखा खींची गई है 0 डिग्री। इसी देशांतर रेखा को GMT बोला जाता है। GMT का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम। यूके में ग्रीनविच से होकर जो देशांतर रेखा खींची गई है इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, और यहीं के स्थानीय समय को अंतर्राष्ट्रीय समय घोषित किया गया है, तथा इसे ग्रीनविच मीन टाइम या GMT। आपको मैप पे दिख रहा है कि GMT नॉर्थ से साउथ की तरफ जब जा रही है तो कुछ देशों से, कुछ महाद्वीपों से तो गुजर रही होगी। तो अब देख लेते हैं कि ये जो GMT है किस किस महाद्वीप से गुजरती है। तो देश जहाँ से GMT गुजरती है इनको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप मैप में देख लें तो GMT यहाँ से खींची गई, ये है वो यूके वाली जगह। मैं ब्लैक से बना देता हूँ, ये जगह यूके वाली है साथियों। ठीक है, ग्रीनविच यहाँ से खींची गई है, और ये सीधी GMT कहाँ आई है? नीचे अंटार्कटिका की तरफ आई है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से गुजरती है अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। जो प्रधान मध्याह्न रेखा है GMT वो 9 देशों से गुजरती है। अब ये 9 देश कौन से हैं? यूके, फ्रांस और स्पेन। आपको इतना भी समझना होगा कि ये जो यूके, फ्रांस और स्पेन है ये सारे कंट्री किसके हैं? तो ये यूरोप के हैं। तो यूरोप के यूके, फ्रांस और स्पेन से गुजरती है GMT। अब बात करते हैं नीचे, ये कौन सा आ गया? ये आ गया अफ्रीका। अफ्रीका के कौन से हिस्से से गुजरती है? तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। यानी कि ये कितने कंट्री हैं? 5 देश। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। ये जो 5 देश हैं साथियों, ये किसके हैं? ये पाँचों के पाँचों देश से गुजरती है। ये है अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका। और एक लास्ट में यहाँ नीचे जो देख रहे हो ये वाला एरिया, ये है अंटार्कटिका। ठीक है, तो अंटार्कटिका से गुजरती है। तो हमें पता चल गया कि जो GMT है कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो और अंटार्कटिका से गुजरती है। तो महाद्वीपों की पूछे अगर कोई कि GMT कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। ठीक है, एक यूरोप से, दूसरा अफ्रीका से और तीसरा अंटार्कटिका से। ठीक है साथियों।
यहाँ से जीएमटी गुजरती है। अब ये आपने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि टाइम कैलकुलेशन या कि समय गणना कैसे करते हैं। टाइम कैलकुलेशन, समय गणना। तो समय गणना के लिए पहले एक बार आप स्लाइड को समझ लो, फिर मैं आपको डायग्राम में भी समझा दूंगा। समय गणना के लिए एक ऐसा मानक देशांतर चुनते हैं साथियों, ठीक है, जो 15 या 7.5 से विभाजित होता है। अब ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं आगे बताऊंगा। पृथ्वी पर 15 के 24 कालखंड हैं, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमती है। सर्वाधिक कालखंड कहाँ के हैं? फ्रांस के। तो साथियों समय गणना के लिए क्या किया जाता है, अब यहाँ आप समझ लीजिए। समय गणना, समय गणना के लिए क्या किया जाता है, हमें पता है 24 घंटे में यानी कि एक दिन में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब है 1 घंटे में कितनी घूमती है, तो 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब है 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब हमें सारा कैलकुलेशन यहाँ से करना है, इस हिसाब से जो ये हमारा निकल के आया है यही हमारा टाइम कैलकुलेशन करा देगा। सपोज दैट ये है GMT, हम GMT की बात कर रहे हैं, ये हमारी GMT है। और ये मान लीजिए कि यहाँ सुबह के 7 बजे हैं, 7 बजे हैं और वो भी AM, सुबह के 7 बजे हैं GMT पे। तो यहाँ ये मान लीजिए ये यहाँ से 15 डिग्री है, तो यहाँ कितना समय हो रहा होगा हमें ये पता लगाना है। तो यहाँ सुबह के 7 बजे और 15 डिग्री पृथ्वी कितनी देर में कवर करती है, तो 1 घंटे में। तो यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा, ठीक है। जब 1 घंटा लगेगा यहाँ 15 डिग्री पे उसे यहाँ से यहाँ आने में 1 घंटा लगा है, तो इसका मतलब है ये है साथियों ईस्ट, पूरब, और ये है वेस्ट। दिन कहाँ से निकल रहा है, दिन यहाँ से निकल रहा है। इसका मतलब यहाँ ये समय इधर का आगे चलता है, यानी कि कुछ ना कुछ ज़्यादा बजा होगा और इधर का जो समय है वो पीछे चलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ 7 बज रहे हैं तो यहाँ तो 7 पहले ही बज गए होंगे। यहाँ कितने बज रहे होंगे, 1 घंटा आगे, तो यहाँ बज रहे होंगे साथियों 8, क्योंकि दिन इधर से ही निकला है, ठीक है। तो पहले इधर बजेंगे, बाद में इधर बजेंगे। अब कोई पूछ ले कि भाई चलो GMT पे सुबह के 7 बजे हैं, दोबारा हम 7 को ही देखते हैं, 7 बजे, तो यहाँ 30 पे इधर कितने बज रहे होंगे, यहाँ 30 डिग्री पे कितने बज रहे होंगे। तो हमें पता है यहाँ तक 1 घंटा और यहाँ तक 1 घंटा, कुल मिला के 2 घंटा। यहाँ 2 घंटा अभी ये पीछे चल रहा होगा समय, अभी यहाँ कम बज रहे होंगे, अभी यहाँ सुबह के 7 भी नहीं बजे होंगे, अभी यहाँ कितने बज रहे होंगे साथियों, तो 7 से भी कम बज रहे होंगे। यहाँ अभी रात हो रही होगी, सुबह के 5 बज रहे होंगे, इधर ये पीछे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ 7 में से 2 माइनस कर दीजिए, इधर माइनस होता है समय, इधर प्लस होता है समय, और इधर होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ भी 5 बज रहे होंगे, जब सूरज इधर आ जाएगा तब यहाँ सुबह के 7 बजेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके हम समय की गणना करते हैं। समय गणना वाले चार्ट को हम एक बार और देख लेते हैं। तो समय गणना के लिए एक ऐसा देशांतर या मानक चुनते हैं जो 15 या 7.5 से विभाजित हो। 15 या 7.5 से ही विभाजित वाला क्यों चुनते हैं, क्योंकि उससे टाइम कैलकुलेशन में बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि एक ये 15 का होता है, ठीक है। एक जो 15 के कालखंड है ना, तो 1 घंटे का सीधा कैलकुलेशन हो जाता है। अगर हम 7.5 का करेंगे तो 2 घंटा का बन जाएगा, 24 कालखंड होते हैं टोटल, ठीक है साथियों। तो 15 या 7.5 से विभाजित होता है। पृथ्वी पर 15 डिग्री के कितने कालखंड होते हैं, 24, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी 360 घूम जाती है, 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूम जाती है और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। अब किसी भी देश में अगर देशांतरीय विस्तार, जैसे ये पृथ्वी है और जैसे इधर जो एशिया में रसिया वाला पार्ट है साथियों, बहुत लंबा चौड़ा है, तो वहाँ कई देशांतर बहुत ज़्यादा होते हैं, समय में बहुत भिन्नता आ जाती है। इसलिए कुछ बड़े देशों में जहाँ देशांतरीय विस्तार ज़्यादा है तो ज़्यादा कालखंड बना देते हैं, और जो छोटे देश हैं वहाँ एक ही कालखंड से काम चल जाता है। तो हमारे जो फ्रांस है ना, सर्वाधिक कालखंड फ्रांस में है, वो भी कितने, 12। अब ये कैसे, फ्रांस इतना बड़ा तो नहीं है रूस से, चीन से, अमेरिका से। तो बात ये ऐसी है कि फ्रांस के बहुत सारे उपनिवेश हैं जगह जगह विश्व में, तो उनके लिए अलग समय की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा कालखंड है वो फ्रांस के हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समझ लेते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और GMT साथियों जस्ट अपोज हैं,
इतना ध्यान रखना। इसकी भी पहले हम थ्योरी को पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसे समझाऊंगा। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर से खींची गई है। सबसे पहले तो ये आपको डेट लाइन दिख रही होगी, ये है हमारी डेट लाइन, ठीक है। अब आपको दिख रही होगी कि ये कैसी डेट लाइन है भाई, ये तो बहुत ज़्यादा मुड़ी हुई है, कहीं से कैसे कहीं से कैसे है। तो सबसे पहले तो ये प्रशांत महासागर से क्यों खींची गई, क्योंकि यहाँ कोई भी लोग नहीं रहते हैं। तो अगर डेट लाइन को हम बीच में देशों में से खींचते हैं, किसी देश का हिस्सा दूसरे उसमें हो सकता है डेट में, इसीलिए डेट की कोई भिन्नता ना हो, इसके लिए उसे समुद्र से खींचा गया है। अब डेट लाइन को जब आप गौर से देख रहे हो तो आपको पता है कई जगह मुड़ी है। तो वो मुड़ी क्यों है, क्योंकि किसी देश का हिस्सा आ रहा है और उसका डेट चेंज ना हो, या कहीं किसी देश के द्वीप आ रहे हैं, उन द्वीपीय देशों की डेट चेंज ना हो, इसीलिए इसको कई स्थानों पर मोड़ दिया गया है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। एक ही स्थान की तिथि में भिन्नता से बचने के लिए इसे जलीय रास्ते से खींचा गया है तथा कई स्थानों पर इसे मोड़ा भी गया है। अब बात करें साथियों, तो किन किन स्थानों पर इसे मोड़ा गया है, तो पूर्वी साइबेरिया वाला भाग यहाँ पे, ठीक है, एलुसियन द्वीप वाले हिस्से में इसे मोड़ा गया है और प्रशांत महासागरीय द्वीप में इसे मोड़ा गया है। स्लाइड को जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, तो यह वह काल्पनिक रेखा है जो प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। एक ही स्थान की तिथि में भिन्नता से बचने के लिए इसे जलीय रास्ते से खींचा गया है और कई स्थानों पर इसे मोड़ा भी गया है। कहाँ कहाँ मोड़ा गया है, तो साथियों पूर्वी साइबेरिया, अल्यूशियन द्वीप और महासागरीय जो द्वीप हैं प्रशांत में, वहाँ पे इसे मोड़ा गया है। मानक समय क्या होता है, मानक समय, राष्ट्रीय मानक समय, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें आपको बस एक मोटी सी बात समझनी है कि किसी देश के मध्य से गुजरने वाली वह काल्पनिक याम्योत्तर है, वह काल्पनिक देशांतर रेखा है जिसके द्वारा स्थानीय समय का निर्धारण होता है और जो पूरे देश में लागू होता है, ठीक है। तो कोई देश अपने यहाँ से जो देशांतर गुजरता है उसको फिक्स कर लेता है और वहीं के अकॉर्डिंग पूरे देश में टाइम कैलकुलेशन की जाती है। उसी को हम मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम या राष्ट्रीय मानक समय बोलते हैं, ठीक है। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण वहाँ सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समय को अपना लिया जाता है, जैसे रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ थोड़े से बड़े देश हैं तो इसकी वजह से यहाँ एक से अधिक देशांतर को मानक समय के रूप में चुन लिया जाता है। भारत में भी पूर्वोत्तर के कई राज्यों द्वारा 2 मानक समयों की मांग की जाती है, ठीक है साथियों। इस स्लाइड को जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। तो मानक समय या राष्ट्रीय मानक समय क्या होता है, तो किसी देश के मध्य से गुजरने वाली वह काल्पनिक याम्योत्तर जिसके द्वारा स्थानीय समय का निर्धारण होता है और पूरे देश में लागू होता है, उसी को हम मानक समय कहते हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, इसलिए सुविधा के लिए एक से अधिक मानक समय को अपना लिया जाता है और ऐसा रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। भारत में भी पूर्वोत्तर के कई राज्य 2 मानक समयों की मांग करते जा रहे हैं और सरकार के द्वारा उनकी मांगें खारिज कर दी जा रही हैं, ठीक है साथियों। क्यों, क्योंकि सरकार भी हमारे पूरे देश को एक सूत्र में ही बांधे रखना चाहती है और उनके लिए अलग समय का निर्धारण करके किसी भी कीमत पर उन्हें अलग होने का एहसास नहीं दिलाना चाहती है। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है साथियों, ध्यान रखना, ठीक है। तो साथियों, अगर आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा है और देशांतर और अक्षांश आपकी अगर अच्छे से समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है साथियों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।